असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम अपनी 5th यूनिट पढ़ रहे हैं। 5th यूनिट के अंतर्गत हमने यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स पढ़ लिया था और हमने पिछली कक्षा में स्टार्ट किया था यूज़ ऑफ असाइनमेंट्स। आज हम उसी टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं। तो यूज़ ऑफ असाइनमेंट्स के अंतर्गत हमने बात कर ली थी कि असाइनमेंट्स क्या होते हैं, यानी होमवर्क बच्चे को क्यों दिया जाता है, और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि क्या उद्देश्य रहता है, किन कारणों से या किन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम बच्चे को होमवर्क या असाइनमेंट्स देते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले असाइनमेंट्स की नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला बिंदु है, हम बात करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ असाइनमेंट्स। अब जब हम नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो जैसे कि हमने उद्देश्यों में भी कुछ बिंदु देख लिए थे, वही चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, उनमें से ही कुछ बिंदु यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए असाइनमेंट्स की जरूरत होती है या इनका महत्व है। इस दृष्टि से अवकाश के सदुपयोग के लिए, तो हम सभी जानते हैं कि इसमें बच्चे को जब असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, तो बच्चे के जो अवकाश का समय यानी स्कूल से घर जाने के बाद वो क्या करेगा, पूरा दिन वो खेलेगा। उसके पास तो कोई दूसरा काम है ही नहीं ना। तो अब घर पे जाके अगर उसके पास कोई होमवर्क नहीं है करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो पूरा टाइम खेलेगा। या फिर ये हो सकता है कि उसका दिमाग पढ़ाई की ओर तो जाएगा नहीं, कहीं और भी जा सकता है, वो कुछ गलत काम में भी संलग्न हो सकता है। तो इससे उसको रोकने के लिए उसका जो एक खाली समय होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि उसके खाली समय को सही चीज में या सही काम करने में उसका सदुपयोग हो सके। सही काम करने में तो जो उपयोग में लिया जाता है उसको सदुपयोग ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो उसके अवकाश के समय का। तो इसलिए ये भी इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस में आता है कि इससे क्या हो जाता है, अवकाश के समय का एक अच्छा उपयोग हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चों को आप असाइनमेंट्स या होमवर्क्स नहीं देंगे, तो आपको भी पता है कि बच्चे बिना होमवर्क के पढ़ाई नहीं करते हैं। इवन यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पेरेंट्स अगर बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो उनका ये साफ आंसर होता है कि आज उनको कोई होमवर्क नहीं मिला है। तो इसके लिए जरूरी है कि उनको बिजी रखा जाए और उनको घर पे भी पढ़ाई के साथ अधिगम उनका होता रहे, पढ़ाई के साथ वो जुड़े रहें। इसके लिए जरूरी है कि हम उनको प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर दें। तो ये इसकी अगर नीड बताई जाए तो इसका मतलब अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए, और अगर आवश्यकता बतानी है इसकी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस बतानी है, तब आप क्या कहेंगे, समय के सदुपयोग यहाँ पे करना, ऐसे कर सकते हो, समय का सदुपयोग करना या समय का सदुपयोग होना। इंपॉर्टेंस में ऐसे ये सेंटेंस ऐसे फिट हो जाएगा। ये सब आपको पता ही है, आप इस लेवल पे आपको पता ही है कि पॉइंट्स को कैसे लिखते हैं। चलिए, हमारा अगला बिंदु है योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर। योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर। अब स्टूडेंट्स, जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो क्लास टीचिंग के दौरान आप सब बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं। आप क्या करते हैं, अपने शिक्षण का स्तर एक सामान्य बालक के शिक्षण के स्तर को लेकर के चलते हैं। आपको ये लगता है कि आपने अपना जो टीचिंग है वो अगर एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे तो प्रतिभाशाली तो उसमें वैसे भी इंक्लूड ही है, और इसके साथ ही आपको ये लगता है कि स्लो लर्नर या फिर जो बच्चे पिछड़े हुए हैं क्लास में या पीछे रहते हैं किसी भी तरीके से, उनका अधिगम जो है वो बहुत ही कम गति से हो पाता है, तो उसको भी आप मोटिवेट करके आप सामान्य के स्केल पर ले आएंगे। तो इस तरह से आप सामान्य को फॉलो करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये तो पता ही है एज अ टीचर कि हर एक बच्चे की बुद्धि अलग अलग है, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता
होता है। तो जब होमवर्क्स की बारी आती है, असाइनमेंट्स की बारी आती है, तब बच्चे वहाँ पे अपनी योग्यता, जो उनकी वास्तविक कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार सीखते हैं। ये असाइनमेंट्स है या फिर ये जो आपको होमवर्क्स दिए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रतिभा को दिखाने का काम करते हैं। अब आप इनको ऐसे समझ सकते हो, आप बीएड कर रहे हो तो आपको जो सेशनल्स मिलते हैं वो आपके असाइनमेंट्स ही होते हैं। तो अब सेशनल के टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है कि कोई बच्चा कैसे परफॉर्म कर सकता है, या कोई बच्चा कौन से स्केल का है, कौन से लेवल का है, कौन सा बच्चा गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा एवरेज स्टूडेंट है और कौन सा एवरेज से भी पीछे है। तो ये असाइनमेंट्स जो आपके सेशनल्स जो होते हैं वो हमें आपके लेवल को बताते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो यहाँ पे उन सेशनल के दौरान आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, आपको अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिलता है कि आप उसको कितनी अच्छी तरह से करते हो। तो इस तरह से असाइनमेंट्स के द्वारा बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार काम करने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है सीखे हुए ज्ञान के अभ्यास हेतु। सीखे हुए ज्ञान के अभ्यास हेतु रिवीजन हो जाती है होमवर्क के द्वारा। बच्चे की जो भी कक्षा में आपने उसको सिखाया है, आप उससे ही रेलेवेंट, या वही कई बार सेम भी होमवर्क दे दिया जाता है जो क्लास में कराया जाता है, आप उससे ही रेलेवेंट करके या फिर वैसा ही सेम आप उसको करने के लिए घर से दे रहे हो, असाइनमेंट्स में दे रहे हो, तो इसका मतलब जो उसने ज्ञान क्लास में लिया है, जो वो सीख चुका है, उसकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, उसका अभ्यास हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फायदेमंद है ना। अब अगर किसी काम की प्रैक्टिस हो जाती है, सीखे हुए का अभ्यास हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो सीखे हुए ज्ञान में स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो सीखे हुए ज्ञान के स्थायित्व हेतु रेलेवेंट हो गए हैं दोनों। अब जो ज्ञान यहाँ पे लेगा, वो जिसका अभ्यास करेगा, उसमें क्या हो जाएगा, उसको पूरी तरह से स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, या फिर वो ज्ञान उसका स्थायी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी काम अगर हम रोज बार बार कर रहे हैं या उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी काम की, तो हम उस काम में क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाते हैं, और हमारा जो ज्ञान होता है उससे संबंधित वो ज्ञान हमारा स्थायी होता है। तो नेक्स्ट बिंदु भी इससे ही संबंधित है। सीखे हुए ज्ञान में सीखे हुए ज्ञान में दक्षता प्राप्ति हेतु। दक्षता कैसे प्राप्त होती है, हम किसी काम में अभ्यस्त कैसे होते हैं, जब हम उस काम को बार बार करते हैं तभी हम उस काम में अभ्यस्त होते हैं। तो जब बच्चा क्लास में कराए गए काम को या फिर उससे रेलेवेंट उस विषय से संबंधित कोई भी काम जो उसको दिया गया है असाइनमेंट के रूप में, होमवर्क के रूप में, उसको करेगा, घर से भी करके लाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे उसका प्रैक्टिस करने से उसका जो ज्ञान है वो स्थायी होगा और वो उस काम में कैसा हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। उसकी वो नॉलेज एकदम फिक्स नॉलेज होगी, फिर वो उस काम को कभी भी भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बिंदु है हमारा पुस्तकालय का उचित उपयोग। पुस्तकालय का उचित उपयोग। अब पुस्तकालय का उचित उपयोग मैंने आपको बताया ही है कि पुस्तकें, जब हमने उद्देश्य किए थे लास्ट क्लास में असाइनमेंट्स के, तो वहां पे भी हम बात कर रहे थे कि जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा ज्ञान में वृद्धि करना, ये होता है उद्देश्य बच्चों को असाइनमेंट देने का। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि असाइनमेंट्स के द्वारा पुस्तकालय का उचित उपयोग हो जाता है।
देखिए, जब आप कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो जो भी आप कुछ बताते हैं बच्चे को, वो इतना ज़्यादा विस्तार से नहीं दिया होता जहाँ जितना कि पुस्तकों में दिया होता। पुस्तकों में तो ये कह लो आप कि पिछली कक्षा में बच्चे ने उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर जो भी लेसन है जिसको भी पढ़ रहा है, जितना सीख चुका है वहाँ से ही रेलेवेंट करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। पहले वाले की बात की जाती है, फिर नवीन ज्ञान की बात की जाती है। तो जब बच्चा आपकी क्लास में आप उसको कोई असाइनमेंट दोगे या फिर आप उसको कोई काम सौंपोगे, होमवर्क दोगे, तब उससे रेलेवेंट वो क्या करेगा, पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकों में से उससे संबंधित जानकारी इकट्ठी करेगा। और इस तरह से पुस्तकालय का एक उचित उपयोग करना कि पुस्तकालय को, लाइब्रेरी का उसके लिए क्या लाइफ में उसके यूज है, या लाइब्रेरी उसके क्या काम आ सकती है, या बुक्स उसके क्या काम आ सकती है, इसके बारे में उसको पता चलेगा और वो पुस्तकों को अपना एक अच्छा मित्र बना लेगा। कहते हैं कि पुस्तकों के अलावा इस दुनिया में कोई भी अच्छा मित्र नहीं है जितनी अच्छी की पुस्तकें हैं। तो पुस्तकों के साथ वो जुड़ जाएगा, ठीक है, और उसको पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का सही उपयोग करना आ जाएगा। ये भी नीड एंड इम्पोर्टेंस में ही आता है। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है अभिभावक तथा अध्यापक के मध्य उचित संबंध। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो टीचर्स होते हैं और जो गार्जियंस होते हैं वो भी होमवर्क या असाइनमेंट्स के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। अब अध्यापक का काम क्या है, कक्षा में टीच करना, ठीक है, और अभिभावक का काम क्या है, घर पे रहना। वो क्लास में नहीं आते ना अपने बच्चे के साथ, या फिर वो आकर के ये नहीं देखते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। जो होमवर्क जाता है घर पे, जो उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उसके द्वारा अध्यापक और अभिभावक आपस में टच में आते हैं, क्योंकि वो अभिभावक ही होते हैं, गार्जियन ही होते हैं जो बच्चे को घर पे होमवर्क कराते हैं। तो घर पे होमवर्क कराने के जरिए या इसी बात से वो टीचर से भी जुड़ जाते हैं। आप देखा करो, बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जो घर पे उनकी मम्मी उनको पढ़ाती हैं या पापा उनको पढ़ाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है होमवर्क में, असाइनमेंट्स में, देन वो कॉल करते हैं, ठीक है, टीचर से बात करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से टीचर से बात करने के दौरान उनको अपने बच्चे के जो भी कह सकते हैं फीडबैक है वो भी मिल जाता है कि आखिर क्लास में आखिर चल क्या रहा है। तो अभिभावक और अध्यापक आपस में जुड़ते हैं इन असाइनमेंट्स के द्वारा, होमवर्क के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे बिंदु हैं जो आएंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस के दौरान, या उसमें आप लिख सकते हो। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बिंदु वही होते हैं, पॉइंट्स वही होते हैं। हमने ये देखना है कि कैसे पूछा गया है, फिर आप अपने उन पॉइंट्स को उसी भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपने जो पॉइंट है उनको सेट कर लो। बिंदु आपस में जुड़ते मिलते जुलते होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, और लास्ट क्लास में मैंने आपको उद्देश्य पढ़ाए थे, ऑब्जेक्टिव्स जब मैंने बताए थे, तब भी तो ऐसे वाले पॉइंट्स आए थे वहाँ पे। और आज हमने नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात की है, आवश्यकता, महत्व, है ना, यही। तो इसमें भी वही वाली बातें आई हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन आपको जैसा बिंदु पूछा गया है या उस टॉपिक के बारे में क्या पूछा गया है पेपर में, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स की भाषा को सेट करना होता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया, और अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि बच्चों को किस तरह से असाइनमेंट्स किन बातों को ध्यान में रख करके दिए जाने चाहिए। चलिए,
अनुसार गृह कार्य योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हमें होमवर्क देना है, असाइनमेंट्स देने हैं। बच्चे की एबिलिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के, उसके सामर्थ्य को ध्यान में रख करके फिर हमने उसको होमवर्क देना है। ठीक है, ये पहला बिंदु, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो योग्यता के अनुसार गृह कार्य देना है। उसके बाद दूसरी बात, रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार गृह कार्य। अब क्या ध्यान रखना है, हमें होमवर्क देना है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखना है, फिर ही उसको होमवर्क देना है। देखिए, बच्चे का उस काम को करने का कभी भी मन नहीं करता जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे होमवर्क होते हैं जिसमें बच्चे को बहुत ही इंटरेस्ट आता है। अगर आप रोज उसको ये बोलोगे ना, जो क्लास में कराया है उसको घर जाके कॉपी करके लाना है, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप उसको बदल बदल के दो होमवर्क जिसमें उसको इंटरेस्ट आए और वो खुशी खुशी उस होमवर्क को करके भी लाएगा। आप एक तरह के होमवर्क ना दें, जैसे कि मैंने आपको काफी सारे टाइप्स बताए थे। कई बार टीचर क्या कहता है, टीचर ये कहता है कि कल मैंने आपको ये लेसन पढ़ाना है, तो आज आप घर से उसको लेसन को पढ़ के आओगे। तब बच्चा उसको घर से पढ़ के आता है और दूसरे दिन आप ऐसे नहीं है कि आकर के उससे सवाल ही पूछते हो आप, बल्कि उस लेसन से संबंधित ये पता चल जाए ना कि किसने वो लेसन पढ़ा है नहीं पढ़ा, इसलिए आप क्या करते हो, उससे संबंधित उनसे क्वेश्चन आंसर करते हो, तो बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। इसके अलावा आपने अगर लेसन क्लास में पढ़ाया है, तब आप होमवर्क में क्या दें कि बच्चों को कहें कि आप ये जो बुक एक्सरसाइज है इसको अपने आप से सॉल्व करके लेके आओ, और कल मैं चेक करूंगा कि किसके पूरे आंसर्स जो है वो सही होते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है, अब चैप्टर से वो क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की, बुक एक्सरसाइज को करने की कोशिश करे। ये भी एक होमवर्क हो सकता है। ये इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं जो कि, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कुछ सृजनात्मक आंसर होते हैं, जैसे कि अगर आप महाविद्यालय के या फिर विद्यालय के प्रिंसिपल होते तो आप क्या करते, अगर आप एक पक्षी होते तो आपको कैसा महसूस होता। तो ये सब कुछ ऐसी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे को होमवर्क के रूप में देने चाहिए, ताकि बच्चा उनको अच्छे से अपनी सृजनात्मकता के आधार पर उनका आंसर लेकर के आ सके। तो बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, आपने ऐसे बोरिंग सा उसको होमवर्क नहीं देना है, बल्कि उसकी योग्यता को ध्यान में रख के, उसकी रुचि को ध्यान में रख के तभी आपने उसको होमवर्क देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बिंदु है हमारा, वो है विद्यालय के कार्य की पुनरावृत्ति। विद्यालय के कार्य की पुनरावृत्ति, रिवीजन ऑफ स्कूल वर्क। अब रिवीजन ऑफ स्कूल वर्क का मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने आपको उद्देश्य बताए और उसके साथ ही अभी मैंने नीड एंड इंपॉर्टेंस भी कराई थी। तो वहां पे हमने एक बिंदु देखा था कि अभ्यास करने के लिए, बच्चे के ज्ञान को स्थायी करने के लिए, बच्चे को उस ज्ञान में दक्ष करने के लिए हम बच्चे को असाइनमेंट्स या होमवर्क देते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, आपने होमवर्क देते समय ये ध्यान रखना है कि जो विद्यालय में काम कराया गया है उसमें उसका रिवीजन होना चाहिए, उससे रेलेवेंट ही होमवर्क देना है, असाइनमेंट्स देने हैं, जिससे कि जो कक्षा में बच्चे ने सीखा है, जो लर्निंग उसकी हुई है, उसको प्रैक्टिस में ले सके और उसका ज्ञान उससे संबंधित स्थायी हो सके और वो अच्छे से उस टॉपिक को समझ सके। ठीक है, तो विद्यालय के कार्य की पुनरावृत्ति भी आपने ध्यान में रखना है इस बात को भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत कठिनाई पर विचार। व्यक्तिगत कठिनाई पर विचार। अब व्यक्तिगत कठिनाई क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑन पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब देखिए, व्यक्तिगत कठिनाई का मतलब है कि हो सकता है किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप इससे पूरी तरह से परिचित हैं कि इस बच्चे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये समझ में नहीं आया हुआ। हो सकता है काफी बार बच्चा आकर के आपको कह चुका हो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तब आप क्या करें, आप होमवर्क
ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से आपने उनकी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको भी ध्यान में रख करके होमवर्क दे, ठीक है। कंसंट्रेशन करो ना इस पे भी कि उनकी कोई व्यक्तिगत कठिनाई तो नहीं है। अगर है, देखिए अगर उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है और आपको ये अच्छे से पता है और फिर भी आप उसको उसके अगेंस्ट जा करके या उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप उसको कोई होमवर्क दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, तो आपको पता है ना वो बच्चा नहीं कर पाएगा। या हो सकता है कि आपको पता है किसी बच्चे के पास वो साधन उपलब्ध नहीं है और आप बच्चे को वैसा ही असाइनमेंट दे रहे हो, तो ये भी गलत है। कोई बच्चा गांव से आता है, उसके पास कुछ ज्यादा बुक्स नहीं है या उसके पास मान लीजिए मोबाइल ही नहीं है, आप ये कहते हैं कि सब कुछ जो है वो नेट से मिल जाएगा, लेकिन उस बच्चे के पास अगर मोबाइल ही नहीं है तो वो आपका दिया हुआ असाइनमेंट कैसे कंप्लीट कर पाएगा। तो आप ऐसे बच्चे के साथ ऐसा ना करें, उसको ऐसा कुछ असाइनमेंट या होमवर्क ना दें जिसके लिए उसके पास साधन उपलब्ध नहीं है या टूल्स नहीं है, उपकरण नहीं है उसके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपने व्यक्तिगत कठिनाई पर भी विचार करना है होमवर्क देते समय। फिर छात्रों की आयु के अनुसार गृह कार्य। छात्रों की आयु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ स्टूडेंट। देखो एज बहुत मायने रखती है कि कैसा असाइनमेंट्स दिया जा रहा है या कैसे होमवर्क दिए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है इससे संबंधित। छोटे छोटे बच्चों को हॉलीडेज के अंदर स्क्रैप फाइल्स बनाने के लिए दे दी जाती है। छोटे बच्चों से मेरा मतलब पता है क्या है, फर्स्ट सेकंड के बच्चे। आप ये मान सकते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड बच्चा जो है वो स्क्रैप फाइल बना लेगा। इवन यहाँ तक कि जो सेकंड थर्ड क्लास का जो बच्चा है उनके लिए साइंस एग्जीबिशन लगाई जाती है जिसमें उनको मॉडल्स तैयार करके लेके जाने होते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे साइंस एग्जीबिशन में मॉडल्स, टीचिंग एड और ये सब कुछ ले करके और प्रेजेंटेशन देते हैं। आप ये बताइए क्या ये बात फेयर है? आपको ये लगता है कि वो सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा वो खुद से वो मॉडल या फिर वो टीचिंग एड तैयार करता है, वो स्क्रैप फाइल तैयार करता है? बिल्कुल भी नहीं। कौन तैयार करता है? पेरेंट्स तैयार करते हैं। और पेरेंट्स के साथ ही मैं आपको ये बता दूं, कई बार तो पेरेंट्स भी इस काम को नहीं कर पाते और वो बाहर पैसे दे करके किसी और से ये काम कराते हैं, किसी प्रोफेशनल से ये काम कराते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं इसके लिए। तो आपने असाइनमेंट देते समय या फिर हम ये कह सकते हैं कि होमवर्क देते समय बच्चे की एज को भी ध्यान में रख करके फिर ही होमवर्क देना। ऐसे नहीं है कि उसके लेवल का ही वो काम नहीं है, उसकी आयु से बहुत बड़ा काम है जो वो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, तो फिर पेरेंट्स करेंगे या फिर प्रोफेशनल से करवाया जाएगा पैसे दे करके, तो फिर उसको करवाने का फायदा ही क्या है। तो इसलिए होमवर्क देने से पहले, असाइनमेंट देने से पहले बच्चे की एज का भी ध्यान रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एज ही उसको होमवर्क देना चाहिए। अब है कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप बच्चे को कैसा काम दे रहे हैं, उसका नेचर क्या है, कैसा काम है, क्या बच्चा उसको कर पाएगा या नहीं। तो नेचर ऑफ वर्क भी आपने माइंड में लेकर के चलना है। कार्य की प्रकृति को भी ध्यान में रखना है कि किस टाइप का असाइनमेंट है और कैसा होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है, नेचर देखना है, उसका प्रकृति देखनी है उसकी। उसके बाद छात्र, अध्यापक एवं अभिभावक संयोग, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड गार्जियन, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी पहले बताया आपको कि टीचर क्लास में वर्क कराता है और उसी से रिलेवेंट होमवर्क देता है, असाइनमेंट देता है, जो कि पेरेंट्स ने करवाना होता है, गार्जियन ने करवाना होता है, अभिभावकों ने करवाना होता है, ठीक है। इसी के जरिए, इन असाइनमेंट या होमवर्क के जरिए ही गार्जियन और टीचर्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो असाइनमेंट्स देते समय इनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए,
ठीक है। आपको केवल बच्चे की एबिलिटी को ही नहीं देखना है एज अ टीचर कि क्या बच्चा उसको कर सकता है नहीं, बल्कि आप उसके पेरेंट्स की एबिलिटी को भी ध्यान में रखें, आप उनकी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखें। कई बार मतलब ऐसा कुछ आप उसको असाइनमेंट दे रहे हो जिसमें कि बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, तो आपने ऐसा असाइनमेंट उस बच्चे को नहीं देना जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो असाइनमेंट्स देते समय आपने इन तीनों में कोऑर्डिनेशन भी चेक करना है। ठीक है, तीनों की स्थिति बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है छात्रों की शक्ति का उपयोग, यूज ऑफ स्टूडेंट पावर। ठीक है, छात्रों की शक्ति का उपयोग मतलब यूज ऑफ स्टूडेंट पावर। यूज ऑफ स्टूडेंट पावर में क्या ध्यान रखना है हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम जो बच्चे को होमवर्क देने जा रहे हैं वो बच्चा उस होमवर्क को कर सके, उसकी जो पावर है यानी उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको ध्यान में यहाँ रखना है, उसका सही सही उपयोग हो जाए। अब कई बार क्या होता है, हम किसी प्रतिभाशाली बच्चे को बिल्कुल ही नॉर्मल सा असाइनमेंट दे देते हैं, बच्चा तो चुटकियों में उसको कर लेता है और उसको ये लगता है कि यहाँ क्या मेरा कोई विकास नहीं हो पाया। तो रियलिटी है उसको ऐसा वक्त नहीं देना चाहिए, उसको उसकी एबिलिटी को ध्यान में रख करके, उसकी पावर को ध्यान में रख करके वक्त देना चाहिए। और इसी तरह से कोई बच्चा बहुत ही स्लो लर्नर है, आप उसको प्रतिभाशाली के जैसा हाई फाई होमवर्क असाइनमेंट सौंप देते हो, वो बच्चा भी परेशान हो जाएगा, पेरेंट्स भी परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, आप ये बच्चे की पावर को ध्यान में रख करके, उसकी जो एबिलिटी है उसको ध्यान में रख करके, सामर्थ्य को ध्यान में रख करके फिर ही आपने उसको होमवर्क देना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं हाउ टू गिव असाइनमेंट, किन किन बातों का ध्यान रखना है असाइनमेंट्स देते समय। और नीड एंड इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया। अब हमने गुणों पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली है, अगली कक्षा में हम इसकी हानियों के बारे में बात करने वाले हैं, असाइनमेंट्स की क्या क्या हानियाँ होती है, डीमेरिट्स होती है। ठीक है, लेकिन वो हम पढ़ने वाले हैं अगली कक्षा में। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।